बात उस समय की है जब प्रतापपुर नामक राज्य पर राजा प्रताप का आधिपत्य था। एक दिन की बात है, राजा प्रताप अपने राजमहल में विराजमान थे कि तभी एक सैनिक उनके समक्ष प्रस्तुत हुआ और निवेदन करने लगा, महाराज, एक शिकारी जिसके पास एक अनोखा तोता है आपसे भेंट करना चाहता है। वह कहता है कि वह अद्भुत तोते को आपको उपहार स्वरूप भेंट करना चाहता है। यदि आपकी अनुमति हो तो क्या मैं उसे ले आऊं? राजा ने कहा, ठीक है, उस शिकारी को मेरे सम्मुख प्रस्तुत किया जाए। और फिर सैनिक शिकारी को अपने साथ लेकर आया। शिकारी के हाथ में एक पिंजरा था जिसमें एक अत्यंत सुंदर तोता विद्यमान था। शिकारी बोला, महाराज की जय हो। महाराज, मैंने वन में से यह एक अनुपम तोता पकड़ा है और मैं इसे आपको भेंट करना चाहता हूं। राजा ने कहा, अच्छा, इस तोते में ऐसी कौन सी असाधारण बात है? तो शिकारी बोला, महाराज, ये तोता अत्यंत बुद्धिमान है और साथ ही ये मनुष्यों की भाषा में वार्तालाप करता है। राजा को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ और वह कहने लगा, अगर ऐसी बात है तो इस तोते से कहो कि यह हमें कुछ बोलकर दिखाए। राजा का इतना कहना था कि तोता तपाक से बोल पड़ा, जैसे कोई अचानक बोल पड़े, राजन, यदि आप मुझे अपने पास रखेंगे तो इसमें आपका लाभ ही लाभ है, क्योंकि मेरे जैसा अद्वितीय तोता इस संपूर्ण संसार में कोई नहीं है। तोते के मुख से ऐसी बातें सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ और उसने शिकारी से कहा, ठीक है शिकारी, हमें तुम्हारा तोता बहुत पसंद आया। और इसके पश्चात राजा प्रताप ने सोने के सिक्कों से भरी हुई एक थैली शिकारी को पुरस्कार स्वरूप प्रदान की और उसे विदा किया। अब राजा उस तोते को अत्यंत प्रेम से पालने लगे। महल के सभी सेवकों को यह विशेष आदेश दिया गया कि इस तोते का भली भांति ध्यान रखा जाए। तोते के खान पान में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तोते को एक अत्यंत सुंदर पिंजरे में रखा गया। अब तो राजा का अधिकांश समय उस तोते से बातें करने में ही व्यतीत होने लगा। तोते ने भी अपने स्वामी को निराश नहीं किया और वह बड़ी ही प्यारी प्यारी बातें करके राजा का मन बहलाता, जैसे कोई मीठी धुन मन को मोह ले। धीरे धीरे राजा प्रताप उस तोते को अपने राज्य दरबार में भी ले जाने लगे। राजा के सिंहासन के निकट तोते का पिंजरा रख दिया जाता। तोता राज दरबार की संपूर्ण कार्यवाही को बड़े ही ध्यान से देखता। दरबार में आने वाले सभी प्रकरणों को तोता बड़ी ही सूक्ष्मता से समझता। इसी प्रकार से दिन व्यतीत हो रहे थे। दूसरी ओर राजा प्रताप के ही राज्य प्रतापपुर के एक वन में एक विचित्र घटना घटित हुई। जब बिरजू नामक एक व्यक्ति, जिसकी पत्नी अपने मायके गई हुई थी और उसे मायके गए हुए काफी दिन व्यतीत हो चुके थे, बिरजू उसे लेने के लिए मायके गया। जब वह अपनी पत्नी माया के साथ वापस लौट रहा था तो मार्ग काफी लंबा था और चलते चलते उसकी पत्नी माया थक चुकी थी, जैसे कोई पतझड़ में पत्ता टूटकर गिरे। बिरजू अपनी पत्नी से कहने लगा, अरे भाग्यवान, जरा जल्दी जल्दी चलो, क्योंकि शाम होने से पहले हमें घर पहुंचना है। माया बोली, अजी, आप भी कैसी बातें करते हैं? मैं तो आपके पीछे पीछे ही चल रही हूँ। अब क्या मैं उड़कर चलूं आपके साथ? सुबह से चलते चलते मेरी तो हालत खराब हो गई है। अब तो मुझे जोरों से भूख भी लग रही है, जैसे पेट में आग लगी हो। आप मुझे कुछ खिला दीजिए। बिरजू ने कहा, अरे भाग्यवान, घर चलकर जो चाहे वह खा लेना। बिरजू की पत्नी ने कहा, अब मैं इससे आगे और नहीं चल पाऊंगी। क्यों ना हम थोड़ी देर किसी पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर ले? बिरजू बोला, अच्छा चलो ठीक है, तुम थोड़ी देर यहाँ पर आराम कर लो, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ ढूंढ कर लाता हूँ। और फिर माया वहीं पेड़ के नीचे बैठ गई और आराम करने लगी, जबकि बिरजू कुछ खाने की तलाश में वन में आगे चला गया। माया काफी देर तक सोती रही और फिर बिरजू आया और बोला, माया, जल्दी उठो, देखो मैं तुम्हारे लिए मीठे मीठे फल लेकर आया हूँ, तुम जल्दी से इन्हें खा लो, फिर हम घर को चलेंगे। माया खुश हुई और कहने लगी, अरे वाह, आप तो इतनी जल्दी फल लेकर आ गए। हाँ माया, ये फल पास में ही एक पेड़ पर लगे हुए थे, अब तुम जल्दी से खाओ ताकि हम आगे के सफर पर चलें। माया बोली, हाँ हाँ, लाइए, दीजिए मुझे ये फल, बड़ी जोरों से भूख लगी है। इससे पहले कि माया वो फल खा पाती कि तभी एक आवाज आई, अरे ठहरो माया, तुम इन फलों को मत खाना। माया ने चौंक कर जब आवाज की दिशा में देखा तो देखा कि वहां पर एक आदमी खड़ा था जो हूबहू उसके पति जैसा दिखाई दे रहा था, जैसे कोई आईना हो। उसे देखकर माया चौंक गई और बोली,
अरे तुम कौन हो? वह आदमी बोला, मैं तुम्हारा पति हूं बिरजू, मैं तुम्हारे लिए फल लेने के लिए गया था ना। तभी पहले वाला आदमी बोला, अरे तू कोई बहुरूपिया है जो मेरी पत्नी को अपनी पत्नी बता रहा है? अरे यही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि आखिर तुम कौन हो जो मेरी पत्नी को अपनी पत्नी बना रहे हो? इसका असली पति तो मैं हूं। अरे माया, तुम इस बहुरूपिया की बात मत सुनो, चलो हम दोनों को यहां से जल्दी चलना है। इतना कहकर उस आदमी ने माया का हाथ पकड़ लिया। अब वह दोनों ही माया का एक एक हाथ पकड़कर अपनी अपनी ओर खींचने लगे। तभी माया ने कहा, अरे आप लोग ये क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे। ठीक उसी समय वहां पर एक बूढ़ा आदमी आ गया जो वहां से गुजर रहा था। उसने जब ऐसा होते हुए देखा तो बोलने लगा, तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? उन दोनों में से एक बिरजू ने कहा, देखो ना बाबा, ये आदमी मेरी पत्नी को अपनी पत्नी बता रहा है। बूढ़ा आदमी उन दोनों को देखकर हक्का बक्का रह गया और बोला, अरे भाई, तुम दोनों की शक्ल तो बिल्कुल एक जैसी है, क्या तुम्हारा कोई जुड़वा भाई भी है? अरे नहीं नहीं बाबा, मेरा कोई जुड़वा भाई नहीं है, मैं तो अपनी पत्नी को ससुराल से वापस लेकर आ रहा था। पता नहीं ये मेरी शक्ल का आदमी कहां से आ गया और ये मेरी पत्नी को अपनी पत्नी कहता है। बूढ़ा आदमी बोला, वैसे तो तुम दोनों की शक्ल बिल्कुल एक जैसी है, इसलिए कोई भी फैसला करना बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन तुम दोनों मेरी बात मानो तो आपस में लड़ो मत। मेरे हिसाब से तुम दोनों को राजा प्रताप राय के दरबार में जाना चाहिए, क्योंकि वही तुम्हारा फैसला करेंगे तो ठीक रहेगा। दोनों बिरजू बोले, हाँ हाँ चलो, महाराज के पास चलकर ही अब इस बात का फैसला होगा। इतना कहकर वे सभी लोग राजा प्रताप के महल में पहुंच गए। राजा ने पूछा, बताइए क्या समस्या है आपकी? उनमें से एक बिरजू ने कहा, महाराज, मेरा नाम बिरजू है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से लेकर वापस आ रहा था कि तभी बीच में दूसरा बिरजू बोल पड़ा, नहीं नहीं महाराज, बिरजू तो मैं हूं, मैं ससुराल से लौट रहा था। इन दोनों की बातें सुनकर राजा का सिर चकरा गया जैसे कोई भंवरा। वह कहने लगा, अरे भाई, ये कैसे हो सकता है? एक ही शक्ल के दो दो आदमी, दोनों ही इस औरत को अपनी पत्नी बता रहे हैं। अब मैं कैसे फैसला करूं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। राजा ने अपने मंत्री की तरफ देखा और बोला, मंत्री जी, आपका क्या कहना है? आखिर इन दोनों में से कौन सच बोल रहा है? मंत्री ने कहा, महाराज, इस बारे में कोई भी फैसला लेना इतना आसान नहीं है। इतना विचित्र मामला देखकर राज दरबार के सभी दरबारी हैरान थे। किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उस समय राजा का प्रिय तोता भी, जो कि राज दरबार में ही मौजूद था, वह भी इस सारे मामले को बड़े ही ध्यान से देख रहा था। उसने कहा, महाराज, यदि आप आज्ञा दें तो क्या इस मामले को हल करने में मैं आपकी सहायता कर सकता हूं? तोते की बात सुनकर राजा कुछ हैरान हुए, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए कहने लगे, हाँ हाँ तोते, क्यों नहीं? मुझे मालूम है कि तुम बहुत ही समझदार हो। अगर तुमने इस समस्या का समाधान कर दिया तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तभी उन दोनों में से एक बिरजू ने तोते से कहा, तोते महाराज, आप इस बहुरूपिया से मेरी पत्नी को बचा लीजिए, क्योंकि मेरी पत्नी के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई और नहीं है। दूसरा बिरजू बोला, अरे नहीं नहीं तोते महाराज, ये आदमी झूठ बोलता है, ये मेरी पत्नी है। तोते ने कहा, अरे तुम दोनों जरा रुको, पहले तुम दोनों अपनी सारी बात मुझे विस्तार से बताओ। और फिर तोते ने एक एक करके उन दोनों हमशक्ल आदमियों से कुछ देर तक बात की। उनसे सारी बात विस्तार से जानने के बाद तोते ने कहा, अब तुम दोनों शांत हो जाओ, ये पत्नी किसकी है इसका फैसला अभी हो जाएगा। इसके बाद तोते ने मंत्री को आदेश दिया, मंत्री जी, आप राज दरबार में एक सुराही मंगवाइए। तोते का आदेश होते ही एक सुराही मंगवाई गई और फिर तोता उन दोनों हमशक्ल आदमियों से कहने लगा, देखो भाई, ये पत्नी तुम दोनों में से उसी को मिलेगी जो इस सुराही में घुसे और इसकी टूटी से बाहर आ जाए। दोनों हमशक्लों में से एक बिरजू ने कहा, ठीक है तोता महाराज, मैं आपकी शर्त पूरी कर सकता हूं। तोते ने कहा, अच्छा तो फिर दिखाओ तुम इस सुराही के अंदर कैसे घुसते हो और कैसे निकलते हो। ये सुनकर वह हमशक्ल बिरजू आगे बढ़ा और पलक झपकते ही उसका पूरा शरीर एक धुएं के बादल में बदल गया, जैसे कोई जादू हो, और वह धुएं के रूप में उस सुराही के अंदर समा गया और फिर उसी रूप में वह सुराही की टूटी से बाहर आ गया
ये देखकर सभी लोग हैरान रह गए। तोते ने दूसरे बिरजू से कहा, क्यों भाई नौजवान, क्या तुम इस शर्त को पूरा करने की कोशिश नहीं करोगे? वो बिरजू बोला, लेकिन तोता महाराज, मैं भला इस सुराही के अंदर कैसे जा सकता हूँ? मेरा आकार इतना बड़ा है, मैं इसके अंदर कैसे घुसूं? लेकिन तोते महाराज, आपने ये कैसा न्याय किया है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। तभी वह हमशक्ल बिरजू बोला, अच्छा तो तोते महाराज, मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी। अब मैं अपनी पत्नी को ले जाना चाहता हूँ। तोते ने कहा, हाँ हाँ, जरूर लेकर जाना, लेकिन मेरे एक संदेह को दूर करने के बाद। संदेह? लेकिन कैसा संदेह? तोते ने कहा, देखो नौजवान, मेरा संदेह सिर्फ इतना है कि क्या तुम सचमुच इस सुराही के अंदर गए थे? उस आदमी ने कहा, हाँ हाँ तोता महाराज, मैं तो सभी के सामने इस सुराही के अंदर गया था। तोते ने कहा, नहीं नौजवान, मैं तो तभी मानूंगा जब तुम एक बार फिर से इस सुराही के अंदर जाओगे और मेरे मंत्री जी इस बात की जांच करेंगे कि तुम सुराही के अंदर हो या नहीं। इसके बाद ही तुम अपनी पत्नी को यहां से ले जा सकते हो, क्योंकि मुझे शक है कि तुमने जो अभी अभी किया वो सिर्फ हमारी आंखों का भ्रम था। वो बहुरूपिया बोला, आप कैसी बातें करते हैं? चलिए ठीक है, मैं एक बार फिर से करके दिखाता हूं, जरा रुकिए। इतना कहकर वह बहुरूपिया बिरजू फिर से धुएं में परिवर्तित हुआ और उस सुराही के भीतर घुस गया। तब तोते ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, जरा देखिए तो सही कि वह इस सुराही के अंदर है या नहीं। मंत्री जी तोते के इशारे को समझ गए। उन्होंने तुरंत ही सुराही के ढक्कन और सुराही की टोटी को बंद कर दिया। तब तोते ने मंत्री से कहा, वाह मंत्री जी, आपका कोई जवाब नहीं। अब जल्दी से इस सुराही को ले जाइए और कहीं दूर जंगल में जाकर इसे 50 फीट नीचे गड्ढा खोदकर दबा दीजिए, ताकि फिर कभी ये प्रेत वहां से वापस ना आ सके। बिरजू, अब तुम अपनी पत्नी को ले जा सकते हो। असली बिरजू खुश होते हुए कहने लगा, तोता महाराज, आपकी जय हो। आपने तो असंभव काम को भी संभव कर दिखाया। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इतना कहकर असली बिरजू अपनी पत्नी को लेकर वहां से चला गया। इस सारी घटना को देखकर राजा प्रताप भी बहुत ही खुश थे। उन्होंने तोते से पूछा, तोते, एक बात तो मेरी समझ में आ गई कि जो इस सुराही में कैद हुआ वह एक प्रेत था, जो कि रूप बदलने में माहिर था। अपनी मायावी शक्ति से उसने अपना रूप भी बदल लिया और उसी शक्ति से वह इस सुराही के अंदर भी समा गया। लेकिन तुमने उस प्रेत आत्मा को कैसे पहचाना? तोते ने कहा, महाराज, एक ही शक्ल के दो आदमी और दोनों ही एक ही औरत को अपनी पत्नी बता रहे थे। ये बड़ी ही विचित्र बात थी। और जब मैंने फैसला सुनाने से पहले बारी बारी उन दोनों से कुछ देर तक बात की, तभी मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि उनमें से एक प्रेत है, क्योंकि जब मैं उस बहुरूपिया बिरजू से बात कर रहा था तो जितनी देर तक मैंने उससे बात की, उस बहुरूपिया ने एक बार भी अपनी पलकें नहीं झपकी। बात करते समय वह एक टक मुझे देखे जा रहा था, जैसे पत्थर की मूर्ति हो। ऐसा तो कोई सामान्य इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि एक साधारण इंसान 1 मिनट में ही कई बार अपनी पलकें झपक लेता है। बिल्कुल भी पलकें न झपके, ये तो प्रेत आत्माओं की पहचान होती है। इसलिए मैंने इस तरह की शर्त रखी जो सिर्फ एक प्रेत आत्मा ही पूरी कर सकती थी। बेशक उस प्रेत आत्मा के पास मायावी शक्ति थी, लेकिन अक्ल के मामले में वह बिल्कुल कमजोर ही थी, जैसे कोई बच्चा। इसलिए वह मेरे जाल में फंस गई। बाकी जो कुछ भी हुआ वह आप सभी लोगों के सामने है। तब राजा प्रताप राय ने कहा, वाह तोते, तुम्हारा कोई जवाब नहीं, लेकिन तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि तुम कोई मामूली तोते नहीं हो, बल्कि कोई पुण्य आत्मा हो। सच सच बताओ कि आखिर तुम कौन हो? तोता बोला, महाराज, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। मैं कोई तोता नहीं, बल्कि मैं आपका दोस्त राजा विक्रम हो। तोते के मुंह से यह बात सुनकर राजा प्रताप हैरान रह गया। वो कहने लगा, क्या तुम मेरे दोस्त विक्रम हो? लेकिन मेरा दोस्त विक्रम तो अपने राजमहल में है। तोते ने कहा, अरे भाई, वह तुम्हारा दोस्त नहीं, बल्कि वह तो मेरा दुष्ट मंत्री है। लेकिन तुम्हारा मंत्री तो राजमहल छोड़कर किसी दूसरे देश में चला गया था ना? तोते ने कहा, नहीं मित्र, वो कहीं पर नहीं गया। वो राजमहल में ही मेरा रूप धारण करके रह रहा है। राजा प्रताप बोला, लेकिन दोस्त, ये सब कब हुआ और कैसे हुआ? तब तोता बना हुआ राजा विक्रम अपनी पूरी कहानी सुनाते हुए कहने लगा, ये बात तब की है
जब मैं एक दिन राज दरबार में बैठा हुआ था कि तभी मेरे पास एक सैनिक आया। वो कुछ परेशान सा दिख रहा था। क्या हुआ सैनिक, तुम इतने परेशान क्यों हो? सैनिक ने कहा, महाराज, हमारे राज्य में एक ऐसे महान संत आए हैं जिन्होंने मरे हुए इंसान को भी जीवित कर दिया। तब मंत्री ने कहा, महाराज, अगर ऐसी बात है तो उस महान संत से हमें जरूर मिलना चाहिए। और फिर मंत्री की बात सुनकर राजा विक्रम उन महात्मा जी के पास गए। वहां जाकर वह कहने लगे, महात्मा जी, आपने मरे हुए आदमी को कैसे जीवित किया? तब महात्मा जी कहने लगे, महाराज, ये एक संजीवनी विद्या है जिसे मैंने अपनी तपस्या से अर्जित किया है। राजा ने कहा, बाबा, यदि आप बुरा न माने तो क्या आप ये विद्या मुझे सिखा सकते हैं? महात्मा जी बोले, राजन, मैं इस विद्या को किसी और को नहीं सिखा सकता। लेकिन क्यों महात्मा जी, आखिर आप ये विद्या क्यों नहीं सिखा सकते? राजन, क्योंकि ये विद्या सीखने के बाद मनुष्य इसका गलत इस्तेमाल करेगा। कोई भी व्यक्ति प्रकृति के नियमों के विरुद्ध नहीं जा सकता। राजा ने कहा, महात्मा जी, मैं एक राजा हूं और मैं इसका उपयोग अपनी जनता की भलाई के लिए करूंगा। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो प्रकृति के विपरीत हो। इस विद्या के उपयोग से मैं अपने लोगों की भलाई के काम करूंगा। राजा की ऐसी बातें सुनकर साधु ने कहा, राजन, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हें यह विद्या जरूर सिखाऊंगा, लेकिन तुम्हें यह विद्या सीखने के लिए हरियाली पर्वत पर आना होगा। ठीक है महाराज, मैं वहां पर जरूर आऊंगा। उसके बाद राजा महल वापस लौट गए और फिर हरियाली पर्वत पर जाने की तैयारी करने लगे। वह अपनी रानी से कहने लगे, महारानी जी, आप अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि मुझे पता नहीं वहां पर कितने दिन लग जाएंगे। इसके बाद राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, घोड़े तैयार कीजिए, हम लोग आज ही महात्मा जी के पास हरियाली पर्वत चलेंगे। ठीक है महाराज, मैं अभी आपके प्रिय घोड़े बादल को तैयार करवाता हूं। राजा ने कहा, नहीं मंत्री जी, इस यात्रा पर हम अपने प्रिय घोड़े बादल को नहीं लेकर चलेंगे, क्योंकि न जाने वहां पर कितना समय लग जाएगा और कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ये भी नहीं पता कि वहां पर खाने पीने की उचित व्यवस्था है भी या नहीं। इसलिए बादल को यही रहने दीजिए, मेरे लिए कोई दूसरा घोड़ा तैयार कीजिए। मंत्री वहां से चला गया। तब रानी कहने लगी, महाराज, आप तो जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल बड़ा ही विचलित हो रहा है। अरे महारानी जी, मैं पहली बार आपसे दूर जा रहा हूं ना, इसलिए आपका मन परेशान है। लेकिन आप परेशान ना हो, मैं जल्दी ही वापस आने की कोशिश करूंगा। राजा और मंत्री अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर निकल पड़े। वे दोनों चलते चलते हरियाली पर्वत पर जा पहुंचे। वहां पर पहले से ही वह महात्मा जी मौजूद थे। महात्मा जी कहने लगे, महाराज, आपका स्वागत है, लेकिन महाराज, आपको यहां पर अकेले आना चाहिए था। राजा ने कहा, महात्मा जी, आप चिंता न करें, ये हमारे बहुत ही विश्वसनीय मंत्री हैं, ये हमेशा मेरे साथ ही रहते हैं। महात्मा जी ने कहा, लेकिन क्षमा कीजिए महाराज, मैं ये विद्या आपको बिल्कुल अकेले में सिखाऊंगा, जहां पर आपके और मेरे अलावा कोई तीसरा न हो। तो फिर आप ही बताइए महात्मा जी कि अब मैं क्या करूं? महाराज, आप मेरे साथ उस गुफा में चलिए, मैं इस विद्या का ज्ञान आपको उस गुफा के भीतर ही दूंगा। आप अपने मंत्री को यहीं पर रोक दीजिए। और फिर राजा मंत्री से कहने लगा, मंत्री जी, आप इसी जगह पर रुक जाइए और हमारा इंतजार कीजिए। मंत्री ने कहा, ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। राजा साधु महाराज के पीछे पीछे गुफा के अंदर चला गया। इधर गुफा के बाहर अकेले खड़ा हुआ मंत्री सोचने लगा, अरे ये राजा तो कितना स्वार्थी है, विद्या सीखने के लालच में ये मुझे यहीं पर छोड़कर चला गया। लेकिन मैं भी इसका मंत्री हूं, आखिर मैं भी देखता हूं कि यह साधु तुम्हें कौन सी विद्या सिखाना चाहता है। इतना कहकर मंत्री चुपके से गुफा के अंदर घुस गया और छिपकर साधु की सारी बातों को सुनने लगा। महात्मा जी जो भी मंत्र राजा को सिखाने लगे, मंत्री ने छुपकर वे सभी मंत्र याद कर लिए। इस तरह से 6 महीने बीत गए और फिर महात्मा जी ने राजा से कहा, महाराज, अब आपकी विद्या पूरी हो गई है। महाराज बोले, महात्मा जी, ये तो आपकी कृपा से हुआ है, बताइए मैं दक्षिणा के रूप में आपको क्या दूं? महात्मा जी बोले, दक्षिणा में मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरी एक बात को याद रखिएगा, वही मेरे लिए दक्षिणा होगी। हाँ हाँ महात्मा जी, बोलिए आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? महाराज,
आपको इस विद्या को सिर्फ अपने तक ही सीमित रखना है और कभी भी इस विद्या का गलत इस्तेमाल नहीं करना है। महात्मा जी, मैं आपकी इस बात को हमेशा याद रखूंगा। अब मैं चलता हूं महात्मा जी, मेरा राज्य और मेरी प्रजा मेरा इंतजार कर रही होगी। इतना कहकर राजा गुफा से बाहर आया और अपने मंत्री को साथ लेकर वहां से चल दिया। राजा और मंत्री चलते चलते घने जंगल से गुजर रहे थे, लेकिन राजा को इस बात का पता नहीं था कि उसके मंत्री ने भी छुप छुप कर वह सारी विद्या सीख ली है जो राजा ने साधु महाराज से सीखी थी। जंगल से गुजरते समय राजा की नजर एक तोते पर पड़ी जो जमीन पर मरा हुआ पड़ा था। राजा ने कहा, अरे ये तोता, ये तो मरा हुआ है। मंत्री जी जरा रुकिए तो। क्या हुआ महाराज, आप यहां पर रुक क्यों गए? मंत्री जी जरा उधर देखिए उस मरे हुए तोते को। हाँ महाराज, मैं भी उसे देख रहा हूं, लेकिन आप इस तोते को दिखाकर कहना क्या चाहते हैं? अरे कुछ नहीं मंत्री जी, उस मरे हुए तोते को देखकर मैं सोच रहा हूं कि क्यों न अपनी विद्या का परीक्षण कर लिया जाए कि क्या सचमुच ये विद्या काम करती है या नहीं। अरे महाराज, तो इसमें इतना सोचने की क्या बात है? जरा मैं भी तो देखूं कि आपने कौन सी विद्या सीखी है। ठीक है मंत्री जी, आप जरा रुकिए, मैं आपको अपनी विद्या का चमत्कार दिखाता हूं। इतना कहकर राजा तुरंत घोड़े से नीचे उतरा। राजा ने अपनी विद्या से अपने शरीर को छोड़कर अपने प्राण तोते के शरीर में डाल दिए। इधर मंत्री ने भी अपनी चाल चली। उसने अपने शरीर से अपने प्राणों को निकालकर राजा के पड़े हुए शरीर में डाल दिया और तुरंत उठकर खड़ा हुआ और तोते पर झपटा, लेकिन तोता वहां से उड़ गया। अब तोते के अंदर राजा की आत्मा थी और वह उसी समय मंत्री के इस धोखे को समझ गया। तोता उड़कर एक पेड़ पर बैठ गया और सोचने लगा, हे भगवान, मैं अपने मंत्री के बारे में ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता था। इसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है। जबकि इधर मंत्री, जो कि अब राजा के शरीर में था, वह वहां से घोड़े पर सवार होकर महल वापस चला गया। पीछे से मंत्री के शरीर को जंगली जानवरों ने खा लिया और वह तोता वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ दुखी मन से अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था, जैसे कोई पतझड़ का पत्ता हवा में झूल रहा हो। तभी उस पेड़ के नीचे से एक शिकारी गुजरा। शिकारी को देखकर तोते ने उससे कहा, अरे शिकारी भैया, जरा रुको तो। क्या तुम मुझे कुछ अनाज के दाने खिला सकते हो? मैं बहुत ही भूखा हूं। शिकारी बोला, लेकिन मैं तुम्हें दाने क्यों खिलाऊं? इसमें भला मेरा क्या फायदा? तोते ने कहा, शिकारी भैया, मैं तुम्हें दानों के बदले में ढेर सारे सोने के सिक्के दिलवा सकता हूं, जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। ये बात सुनकर शिकारी के मन में लालच आ गया और वह कहने लगा, अगर ऐसी बात है तो ये लो तोते, मैं अभी तुम्हें दाने खिलाता हूं। इतना कहकर शिकारी ने सारे अनाज के दाने जमीन पर बिखेर दिए। तोता नीचे आया और उसने सारे दाने चुग लिए। तब शिकारी कहने लगा, तो तोते, अब तुमने सारे दाने खा लिए, अब तुम जल्दी से मुझे सोने के सिक्के दे दो। तोते ने कहा, अरे भाई, वह सिक्के मैं तुम्हें नहीं दूंगा, बल्कि तुम मुझे इस राज्य के राजा प्रताप राज के पास ले चलो। वहां महल में पहुंचकर मैं तुम्हें ढेर सारा इनाम दिलवाऊंगा। और फिर वह शिकारी मुझे आपके हाथों बेच गया। बाकी जो कुछ भी हुआ वह तो आप जानते ही हैं। तोते की सारी कहानी सुनकर राजा प्रताप बहुत ही दुखी हुए और बोले, दोस्त, तुम्हारे साथ तो बहुत ही बड़ा विश्वासघात हुआ है। क्या तुम अपने असली रूप में नहीं आ सकते? तब तोते ने कहा, मैं अपने असली रूप में आ तो सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। हाँ हाँ बोलो दोस्त, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूं? और फिर तोते ने अपनी सारी योजना राजा प्रताप के कानों में बताई। अगले दिन राजा प्रताप ने तोते बने हुए राजा विक्रम के राज्य में एक संदेशा भिजवाया। संदेश ले जाने वाले दूत ने वह संदेश राजा विक्रम के सामने पढ़ा, जो असल में मंत्री था। दूत ने कहा, महाराज, आपके लिए एक संदेश है जो कि आपके मित्र राजा प्रताप ने आपके लिए भेजा है। राजा सोचने लगा, आखिर ये प्रताप राज मुझे क्यों बुलाना चाहता है? क्या बात हो सकती है? अगर मैं उसके बुलावे पर नहीं गया तो उसको मुझ पर संदेह हो जाएगा। ये सारी बातें सोचकर उसने आमंत्रण स्वीकार कर लिया। अगले दिन वह अपने रथ पर सवार होकर राजा प्रताप राज के महल में पहुंचा। उसे देखते ही राजा प्रताप ने कहा, आइए दोस्त, आपका स्वागत है। मेरी बहुत दिनों से आपसे मिलने की इच्छा हो रही थी।
मंत्री बना हुआ राजा कहने लगा, हाँ हाँ महाराज, मेरा मन भी काफी दिनों से आपसे मिलने का हो रहा था। इसके बाद राजा प्रताप मंत्री बने हुए राजा को अपने कमरे में ले गए और वहां पर एक मरे हुए हिरण को दिखाते हुए कहने लगे, महाराज, आज मैंने कितना बढ़िया शिकार किया है। अरे सचमुच ये हिरण तो कितना सुंदर है, इसकी सुंदरता देखकर तो मेरी आंखें इस पर से हट ही नहीं रही। प्रताप राज ने कहा, मित्र, अगर ये हिरण मरा हुआ इतना सुंदर है तो सोचो, अगर ये जिंदा होता तो कितना सुंदर होता। काश मैं इसकी सुंदरता को इसकी जीवित अवस्था में देख पाता। मंत्री बने हुए राजा ने कहा, अरे महाराज, इसके लिए आप इतना दुखी क्यों होते हैं? अगर आप इसको जीवित देखना चाहते हैं तो मैं इसे अभी जीवित कर सकता हूं। असल में तो मंत्री अंदर ही अंदर इस बात को लेकर बड़ा ही उत्सुक था कि वह अपनी विद्या का चमत्कार किसी को दिखाए और इस तरह से वह राजा प्रताप को प्रभावित कर सके। राजा प्रताप ने कहा, लेकिन मित्र, आप इसे जीवित कैसे कर सकेंगे? अरे आप बस देखते जाइए, मैं कैसे इसे जिंदा करता हूं। इतना कहकर वह जमीन पर लेट गया और अपने प्राणों को निकालकर हिरण के उस मृत शरीर में डाल दिए। तभी असली राजा विक्रम, जो कि वहां पर तोते के रूप में छिपा हुआ था, उसने अपने प्राण तोते के शरीर से निकालकर वापस अपने शरीर में डाल दिए और तुरंत अपनी तलवार उठाकर हिरण का सिर काट दिया और कहा, दुष्ट मंत्री, तेरे धोखे की यही सजा थी। इसके बाद राजा विक्रम ने अपने मित्र प्रताप राज का बहुत ही धन्यवाद किया और फिर वे दोनों रथ में सवार होकर राजा विक्रम के महल की तरफ चल दिए। जब राजा प्रताप और राजा विक्रम रानी के कमरे में गए तब रानी गुस्से से कहने लगी, अरे दुष्ट, तू फिर से मेरे कमरे में आ गया। मेरी अनुमति के बिना तू अंदर कैसे आया? मैंने पिछले 6 महीनों से तुझे इस कमरे में घुसने नहीं दिया, फिर तेरी हिम्मत कैसे हो गई? ये सुनकर राजा विक्रम ने कहा, महारानी, मैं आपका पति हूं, आखिर मुझे आपसे मिलने के लिए अनुमति लेने की क्या आवश्यकता है? रानी बोली, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। अपनी गंदी जुबान से तुम मुझे पत्नी मत कहो, क्योंकि तू मेरा पति नहीं है। महारानी, मैं ही आपका पति हूं, मेरा विश्वास कीजिए। रानी बोली, नहीं, तू एक बहुरूपिया है जो पिछले 6 महीने से मुझे ठगने की कोशिश कर रहा है। पता नहीं मेरे असली पति इस समय कहां पर है। राजा प्रताप, जो कि वहीं पर मौजूद था, कहने लगा, नहीं रानी जी, ये सच कह रही हैं। यही आपके पति हैं जो पिछले 6 महीने से गायब थे। जो बहुरूपिया पिछले 6 महीने से आपके साथ धोखा करने की कोशिश कर रहा था, वह तो मारा जा चुका है। रानी बोली, क्षमा कीजिएगा, लेकिन मैं आपको अपना पति कैसे स्वीकार कर लूं, क्योंकि पिछले काफी समय से मुझे धोखा देने की कोशिश की जा रही थी। और फिर कुछ सोचकर रानी कहने लगी, ठीक है महाराज, मैं आपको अपना पति एक शर्त पर स्वीकार कर सकती हूँ। अगर आपका प्रिय घोड़ा बादल आपको पहचान ले, क्योंकि एक मनुष्य की आंखें किसी को पहचानने में धोखा कर सकती हैं, लेकिन एक पशु अपने मालिक को पहचानने में कभी गलती नहीं कर सकता। उसने आज तक आपके अलावा किसी और को अपनी पीठ पर सवारी नहीं करने दी। आपसे पहले भी जो बहुरूपिया आपका रूप धरकर आया था, वह भी कभी आपके प्रिय घोड़े बादल की सवारी नहीं कर पाया। अब आप आ ही गए हैं तो आपका सबसे प्रिय घोड़ा अस्तबल में बंधा हुआ है। वह तब से बिल्कुल गुमसुम ही रहता है, न कुछ खाता है, न पीता है, और न ही किसी को अपने नजदीक फटकने देता है। अगर उसने आपको पहचान लिया तो मैं आपको अपना पति स्वीकार कर लूंगी। वे सभी राजा के साथ अस्तबल में गए। राजा का प्रिय घोड़ा बादल वहीं पर बंधा हुआ था। जब राजा घोड़े के नजदीक गए तो राजा को देखते ही घोड़ा खुशी के मारे जोर जोर से गर्दन हिलाने लगा, जैसे कोई बच्चा खुशी से झूमे। राजा के नजदीक आते ही घोड़ा राजा के पैरों को चाटने लगा और उसे प्यार करने लगा। राजा ने भी बड़े प्यार से घोड़े की पीठ पर हाथ फेरा और फिर राजा अपने प्रिय घोड़े की पीठ पर सवार हो गया और पूरे राजमहल का एक चक्कर लगाया। अब रानी को विश्वास हो गया था कि यही असली महाराज विक्रम है, और फिर उसने महाराज से कहा, महाराज, मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं आपको पहचान नहीं पाई, क्योंकि पिछले काफी समय से आपकी जगह जो बहुरूपिया इस महल में रह रहा था, उसके कारण मुझे आपकी ऐसी परीक्षा लेनी पड़ी। मैं तो ये पहले ही समझ गई थी कि वह मेरा पति नहीं है, इसलिए मैंने आज तक उसे कभी अपने कमरे में घुसने नहीं दिया, लेकिन मैं मजबूर थी और कुछ कर न पाई। राजा ने कहा, महारानी, आप बिल्कुल भी दुखी मत होइए। आपने जो भी किया
वह बिल्कुल सही किया, मुझे तो आप पर गर्व है। और इस तरह से राजा विक्रम ने एक बार फिर से अपने राज्य की बागडोर संभाल ली। बहुत साल पहले की बात है। एक दूर गांव में एक बूढ़ा व्यापारी और उसका बेटा अर्जुन रहते थे। एक दिन उस बूढ़े व्यापारी ने अपने बेटे को 2 घोड़े दिए और कहा, बेटा, ये बहुत अच्छी नस्ल के घोड़े हैं। मैंने इन्हें बड़े प्यार से पाला है। इन्हें ऐसे किसी देश में बेच दो जहां घोड़ों की कमी हो, जैसे पानी की किल्लत। एक एक घोड़ा 100-100 अशरफियों में बिक जाएगा। यहां से बहुत दूर दक्षिण में एक ऐसा मुल्क है जहां तुम इन्हें बेच सकते हो। मैं अब बूढ़ा हो गया हूं और इतनी लंबी यात्रा नहीं कर सकता, पर तुम हिम्मत करो और दूर दराज के अनजान देशों में जाओ, तो हो सकता है तुम्हें इन घोड़ों की और भी ज्यादा कीमत मिल जाए। अर्जुन ये बात सुनकर इतना खुश हुआ कि फूला न समाया। उसे लगा नई नई जगहें देखने को मिलेंगी, खूब सैर होगी। मगर इसी के साथ उसके बाप ने नसीहत देते हुए कहा, बेटा, ये बात हमेशा याद रखना कि पश्चिम की तरफ मत जाना। अगर तुम उस तरफ गए तो ऐसे देश में पहुंच जाओगे जहां बेईमान और ठगों की बस्ती है। वहां जो भी बाहर का आदमी चला जाता है वो बिना मुसीबत उठाए वापस नहीं आता। एक बार मैं भी वहां चला गया था, पर अपनी उस नासमझी की मुझे इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी जिसे मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। अर्जुन ने अपने बाप से पूछा कि आखिर बताइए तो, आप जब ठगों की बस्ती में गए तो क्या हुआ था? बूढ़े पिता ने कहा, बेटा, तुम्हें याद है कि जब तुम छोटे थे तो तुम्हारा एक भाई भी था जिसके साथ तुम खेला कूदा करते थे। 15 बरस हुए अपने कारोबार के सिलसिले में मैं सफर पर गया था। तब तुम्हारे भाई को भी अपने साथ ले गया था। मैंने सोचा था कि इस तरह ये देश विदेश की सैर भी कर लेगा और लोगों के रहने सहने का ढंग भी देखेगा। इस तरह ये बहुत कुछ सीख जाएगा। जब हम अपने देश वापस आ रहे थे तो बदकिस्मती से किसी अनजान देश में जा निकले। हम शाम के वक्त वहां पहुंचे थे। वो रात हमने एक सराय में बिताई। लोगों की बातचीत और उनके तरीकों से पता चला कि ये वही धोखेबाज लोगों की बस्ती थी जिसके बारे में मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना था। अब तो मुझे फिक्र होने लगी कि जल्दी से जल्दी यहां से चला जाना चाहिए। सुबह सवेरे जब मैं सराय के मालिक को किराया वगैरह दे रहा था, मैंने देखा कि सराय के मालिक का भाई रोता पीटता अपनी किस्मत को कोसता हुआ चला आ रहा था। उसने बताया कि उसके यहाँ पर मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है और ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। ये सुनकर मेरे पांव तले से जमीन खिसक गई, जैसे झलझला आ गया हो। उस आदमी का कहना था कि जब मैं शाम को अपने घोड़े से उतरा तो बहुत जोर जोर से हाँफ रहा था। एक छोटा सा कीड़ा जो उड़कर सराय से बाहर निकल रहा था। मेरी सांस के जोर से वो कीड़ा सराय में उस जगह पर चला गया जहां उसकी बीवी बैठी हुई थी जिसके बच्चा पैदा होने वाला था। मेरी सांस के जोर से वो कीड़ा उसकी पत्नी की नाक में उड़कर चला गया और इस वजह से उसे बहुत जोर से छींक आई तो उसका बच्चा पेट में ही खत्म हो गया। देखते ही देखते वहां पर लोगों का मजमा इकट्ठा हो गया और हर आदमी उसी आदमी की तरफदारी कर रहा था। साथ ही वो भीड़ मुझ पर इल्जाम लगा रही थी कि मैं ही इसके बच्चे की मौत का जिम्मेदार हूं और इसकी सजा में उन्होंने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया। मेरे तो होशो हवास जाते रहे, जैसे मैं कहीं खो गया हूं। दिल पर पत्थर रखकर मैं वहां से लौट आया। मेरा बेटा अब भी उन्हीं लोगों के कब्जे में है और उनकी गुलामी कर रहा होगा। तुम्हारे भाई की कलाई पर एक तिल का निशान है जो बिल्कुल चांद जैसा दिखाई देता है। पूरी कहानी सुनाने के बाद बूढ़ा बाप रोने लगा। अर्जुन को अपने बाप की इस हालत को देखकर बहुत ही दुख हुआ। इसीलिए अर्जुन ने अपने बाप को विश्वास दिलाया कि आप यकीन कीजिए बाबा, मैं ठगों की बस्ती में हरगिज कदम नहीं रखूंगा। इसके बाद अर्जुन दोनों घोड़ों को लेकर दूर दराज के देश में सफर पर रवाना हो गया। कुछ दिन के बाद वो एक नदी के किनारे पहुंचा। इस वक्त नदी में बाढ़ आई हुई थी, इसीलिए नाव वाले ने अपनी छोटी सी कश्ती में अर्जुन के दोनों घोड़ों को ले जाने से इनकार कर दिया और कहने लगा कि तुम अगर पश्चिम की तरफ चले जाओ तो वहां पर तुम्हें कोई ना कोई मजबूत किश्ती वाला मिल जाएगा और इस तरह से कोई नाव उसे नदी पार करवा देगी। जैसे ही अर्जुन पश्चिम की तरफ चला, एकदम जोर की आंधी चलने लगी। अर्जुन ने छुपने की जगह ढूंढने की कोशिश की, मगर उसे सर छुपाने की जगह न मिली, जैसे कोई आश्रयहीन।
अर्जुन करीब के एक पहाड़ की तरफ चलने लगा। अपने घोड़े के साथ वो बड़ी ही मुश्किल से पहाड़ पर चढ़ गया। इस वक्त आंधी का जोर कुछ कम हो चुका था। अर्जुन ने देखा कि क्योंकि वो अब पश्चिम में काफी आगे तक आ गया था, इसीलिए उसे ख्याल आया कि शायद ये वही ठगों की बस्ती है। उसने सोचा वापस चला जाए। तभी उसके मन में दूसरा विचार आया कि जरा देखा तो जाए कि वो अजीबोगरीब बस्ती जिसकी कहानियां उसने सुनी है वो कैसी है और वहां कैसे लोग रहते हैं। वो पहाड़ के किनारे से झुककर नीचे देख रहा था कि अचानक एक पत्थर खिसका और अर्जुन लुढ़कता हुआ उसी गांव में आ गिरा जैसे कोई गेंद। इसके घोड़े भी सर पर दौड़ते हुए इसके पास पहुंच गए। सामने से एक बूढ़ा आदमी आ रहा था। उसने जब अर्जुन को गिरते हुए देखा तो उसके करीब आ गया। अर्जुन कपड़े झाड़कर जल्दी से उठ बैठा। उसे ज्यादा चोट नहीं आई थी। उसने देखा कि बूढ़ा आदमी उसकी तरफ बहुत ही गौर से देख रहा है। बूढ़े आदमी ने अर्जुन से पूछा, बेटा, तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? अर्जुन ने दिल ही दिल में सोचा, अच्छा, इस बस्ती में ऐसे नेक लोग भी रहते हैं जो दूसरों को तकलीफ में देखकर उनका हालचाल पूछते हैं। अर्जुन अब भी ये सब सोच ही रहा था कि वो बूढ़े का शुक्रिया अदा करे कि तभी बूढ़े ने रोना पीटना शुरू कर दिया जैसे कोई मातम मना रहा हो। असल बात यह थी कि एक मेंढक अर्जुन के नीचे दबकर मर गया था और वो बूढ़ा आदमी रो रो कर मरे हुए मेंढक को देख रहा था। कहने लगा, मेरे प्यारे छोटे से बच्चे, मैं तेरी मौत का बदला जरूर लूंगा। उसके रोने पीटने की आवाज सुनकर बहुत से लोग वहां पर आ गए और वो लोग किसी अनजान भाषा में बूढ़े से बातें करने लगे। फिर उन्होंने अर्जुन को बताया कि बूढ़े के यहाँ पर कोई बच्चा नहीं है और इसने इस मेंढक को ही अपनी औलाद की तरह पाला था। वो इसको बहुत चाहता था और उसकी सेवा करता था। अब बेचारा बूढ़ा आदमी अकेला रह गया है, इसीलिए वो मेंढक की मौत पर इस तरह से दुखी हो रहा है। इसके बाद गांव वाले भी बूढ़े के साथ रोने पीटने लगे। अर्जुन बौखला गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। वो चाहता था कि जल्दी से जल्दी वहां से चला जाए। उसने लोगों से पूछा कि बूढ़े के दुख को कम करने के लिए क्या किया जाए। बूढ़ा एकदम से बोला, अपने घोड़ों में से एक घोड़ा मुझे दे दो। एक मेंढक के बदले घोड़ा? अर्जुन ने नाराज होते हुए कहा कि एक मामूली से मेंढक के बदले में मैं अपना घोड़ा नहीं दे सकता। तब वो बूढ़ा कहने लगा, कैसी बातें करते हो नौजवान, क्या घोड़ा किसी के बेटे से ज्यादा कीमती हो सकता है? आखिर में बेचारे अर्जुन को अपना घोड़ा उस बूढ़े के हवाले करना पड़ा। वो बहुत ही उदास और दुखी होकर वहां से चला गया। अब इस पहाड़ पर चढ़ना बहुत ही मुश्किल था, इसीलिए वो काफी दूर तक पैदल ही चलता रहा कि कहीं से कोई आसान रास्ता मिल जाए ताकि उससे गुजरकर वो पहाड़ के दूसरी तरफ पहुंच जाए। थोड़ी देर बाद वो एक गांव में आ पहुंचा। अर्जुन का भूख और प्यास के मारे बुरा हाल था, जैसे कोई बेसहारा। वो गांव में गया और एक दरवाजा खटखटाया। उस घर में से एक आदमी बाहर आया जिसकी सिर्फ एक आंख थी। अर्जुन ने उससे कुछ खाने पीने को मांगा। उस आदमी ने जवाब दिया, मैं तुम्हें खाने को तो कुछ नहीं दे सकता, पर हां, पानी जितना चाहे पी सकते हो। असल में तो पेट ही भरना जरूरी होता है, फिर चाहे वो पानी से ही भरा जाए। उस एक आंख वाले आदमी ने अर्जुन को पानी दे दिया। पानी पीकर अर्जुन ने इसका धन्यवाद किया और फिर चलने को हुआ कि तभी उस एक आंख वाले आदमी ने उससे पूछा, भैया, तुम कौन हो, कहां से आए हो और तुम्हारे बाप का नाम क्या है? जैसे ही अर्जुन ने उसे अपने गांव और अपने पिता का नाम बताया तो उस एक आंख वाले आदमी ने अर्जुन की बाजू जोर से पकड़ ली और खुशी से चिल्लाने लगा, आखिर तुम मुझे मिल ही गए। अब सुनो लड़के, 20 साल पहले मैं व्यापार के सिलसिले में तुम्हारे देश गया था। वहां पर मेरा सारा सामान चोरी हो गया था। मैं तुम्हारे बाप को अच्छी तरह से जानता था। मैंने उससे 200 अशरफियां मांगी थी और वो राजी हो गया, पर उसे जमानत चाहिए थी और मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं था। उसने कहा कि तुम मुझे अपनी एक आंख निकाल कर दे दो। मुझे पैसों की इतनी सख्त जरूरत थी कि मैं राजी हो गया। वो मेरी एक आंख निकाल कर ले गया। उसने वादा किया था कि 1 साल के बाद वो मेरे घर आएगा तो मेरी एक आंख जरूर वापस कर देगा, पर 20 साल गुजर गए, वो अब तक वापस नहीं आया। अब तो तुम मेरे हाथ लग गए हो, मेरी एक आंख वापस कर दो। बाप का कर्ज चुकाना तो बेटे का फर्ज होता है।
मैं तुम्हें 200 अशरफिया देने को तैयार हो, साथ ही 20 अशरफिया ब्याज की भी दे दूंगा, पर तुम मेरी आंख वापस कर दो। देखते ही देखते उस एक आंख वाले आदमी के चारों तरफ उसके हमदर्द लोगों की भीड़ जमा हो गई, जैसे मक्खियां शहद पर। अर्जुन अब रोने के करीब था। उसने कहा, मुझे मालूम नहीं कि तुम्हारी आंख का क्या किस्सा है, पर फिलहाल ये बताओ कि अब मुझे क्या करना होगा और तुम मेरा पीछा कैसे छोड़ोगे। उस आदमी ने जवाब दिया कि तुम अपना घोड़ा यहां पर छोड़कर जा सकते हो। और फिर बेचारा अर्जुन घोड़े को वहीं पर छोड़कर अकेला ही चल पड़ा। पहाड़ से गिरने के कारण उसका सारा बदन दर्द हो रहा था। दिल से भी वो बहुत ही दुखी था कि उसके दोनों कीमती घोड़े हाथ से निकल गए। थकान के मारे अब उससे हिला भी नहीं जा रहा था, जैसे कोई बेजान पुतला। चलते चलते वो एक बगीचे में जा पहुंचा और एक वृक्ष के नीचे बैठकर आराम करने लगा। थकावट के कारण उसे नींद आ गई। कुछ देर बाद जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि इस बगीचे में पास ही एक सेब के पेड़ के नीचे 2 आदमी बैठे हुए शतरंज खेल रहे थे। उनको खेलता हुआ देखकर अर्जुन के मन में भी आया कि वो भी अपना मन बहलाने के लिए कुछ देर इन लोगों के साथ शतरंज खेल ले। वो उन लोगों के पास पहुंचा तो उनमें से एक आदमी अर्जुन से कहने लगा, क्यों भाई, क्या तुम भी हमारे साथ शतरंज खेलना चाहते हो? तो अर्जुन ने हाँ में सिर हिला दिया। वो आदमी कहने लगा, भाई, अगर हमारे साथ शतरंज खेलनी है तो उसकी एक शर्त है, और शर्त यह है कि हारने वाले आदमी को जीतने वाले खिलाड़ी के द्वारा बताया गया कोई भी काम करना होगा। और फिर वो आदमी पेड़ पर लगे हुए सेबों की तरफ देखकर कहने लगा, अगर तुम शतरंज में हार गए तो तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। अर्जुन को लगा कि शायद वो आदमी उससे पेड़ पर चढ़कर सेब तुड़वाना चाहता है। अर्जुन तुरंत इस बात पर राजी हो गया और फिर वे लोग शतरंज खेलने लगे। शतरंज के इस खेल में अर्जुन अनाड़ी साबित हुआ और वो हार गया। अब शतरंज जीतने वाले आदमी ने कहा कि अब तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अर्जुन तपाक से बोला, कोई बात नहीं भाई, भला पेड़ से सेब तोड़ना कौन सा बड़ा काम है, मैं अभी किए देता हूं। उस आदमी ने कहा, तुमसे किसने कहा कि मैं तुमसे सेब तोड़वाना चाहता हूं? मेरे पास तो तुम्हारे लिए कोई दूसरा काम है, और वो काम यह है कि तुम्हें मेरे लिए समंदर को खाली करना होगा, उसका सारा पानी निकालना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हें जुर्माने के तौर पर मुझे 1000 सोने की अशरफिया देनी होगी। उस आदमी की बात सुनकर अर्जुन के होश उड़ गए। वो कहने लगा, अरे भाई, भला समंदर को भी कोई खाली कर सकता है? उस आदमी ने कहा, मैं वो सब नहीं जानता। हमने शतरंज इसी शर्त पर खेली थी कि हारने वाले को जीतने वाले की हर बात हर हालत में माननी पड़ेगी। अभी या तो तुम समंदर का पानी खाली कर दो या फिर मुझे 1000 अशरफिया दे दो। अर्जुन कहने लगा, भाई, मैं तो पहले ही इस गांव में आकर लुट चुका हूं, मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। अब उन दोनों में इस बात को लेकर बहस होने लगी। अभी उन दोनों की बहस चल ही रही थी कि तभी वहां पर एक नौजवान आ गया। उसने अर्जुन को रोते हुए देखा तो रुककर पूछने लगा, क्या हुआ भाई, तुम रो क्यों रही हो? आखिर ये सब क्या मामला है? लेकिन अर्जुन ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अब वो इस गांव के किसी भी आदमी से बात नहीं करना चाहता था। वो डरता था कि कहीं वो किसी नई मुसीबत में न फंस जाए। लेकिन वो अजनबी नौजवान अर्जुन से बार बार पूछने लगा। देखने में वो आदमी एक भला इंसान मालूम पड़ता था। अर्जुन ने उस नौजवान को बताया कि किस तरह से उसके दोनों घोड़े उसके हाथ से निकल गए, और फिर अब ये आदमी मुझे शतरंज में हराकर मुझसे 1000 अशरफिया ऐंठना चाहता है। उस नौजवान ने सारी बात बड़े ही ध्यान से सुनी और फिर कहने लगा, अच्छा चलो, मैं देखता हूं कि तुम्हारे घोड़े तुम्हें कैसे वापस दिला सकता हूं, और साथ ही इस आदमी के साथ तुम्हारे झगड़े का निपटारा भी करवा सकता हूं। चलो, तुम मेरे साथ राजा के पास चलो। अर्जुन पहले तो हिचकिचाया। अब वो तीनों लोग, अर्जुन, वो नौजवान और तीसरा आदमी, राजा के महल की तरफ चल दिए। अर्जुन और वो नौजवान दोनों काफी आगे आगे चल रहे थे, जबकि तीसरा आदमी उनके काफी पीछे धीरे धीरे आ रहा था। तब उस नौजवान ने मौका पाकर अर्जुन को धीमी आवाज में सब कुछ सिखा दिया कि उसे राजा के पास पहुंचकर क्या कहना है। पीछे पीछे आ रहा तीसरा आदमी उन दोनों की इस योजना से बिल्कुल अनजान था, जैसे कोई अंधा। रास्ते में अर्जुन और उस नौजवान ने
एक मेंढक पकड़कर अपनी जेब में छुपा लिया। अब वो तीनों राजमहल में पहुंचे। तब अर्जुन ने अपनी शिकायत राजा के सामने रखी कि किस तरह से गांव के 2 लोगों ने उससे उसके 2 घोड़े ठग लिए। तब राजा ने सिपाहियों को भेजकर उस बूढ़े आदमी और एक आंख वाले आदमी को राज दरबार में बुलवाया। राजा के सामने पहुंचकर उस बूढ़े आदमी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि वो मेंढक जो अर्जुन के नीचे दबकर मर गया, उसे वो अपना बेटा मानता था, जिसे उस बूढ़ी ने बड़े ही प्यार से पाला था। तो अर्जुन ने झट से अपनी जेब में से एक मेंढक निकालकर उस बूढ़े आदमी के सामने रख दिया और कहने लगा, महाराज, इस मेंढक को मैं अपना बेटा मानता हूं। मैं इस मेंढक को पहाड़ के नीचे छोड़ देता हूं और ये बूढ़ा आदमी उस पहाड़ से नीचे गिरे और इस मेंढक को कुचल दे। इस तरह से इसका बदला पूरा हो जाएगा। राजा ने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक, मेरे विचार से यह बिल्कुल सही न्याय है। बूढ़े के मुकदमे का यही फैसला है। बूढ़े ने जब ये सुना तो चुपचाप उसने घोड़ा अर्जुन के हवाले किया और वहां से चला गया। अब उस एक आंख वाले आदमी की बारी थी। उस आदमी ने अपना पक्ष राजा के सामने रखा तो अर्जुन कहने लगा, हुजूर, इस बात में कोई शक नहीं है कि मेरे पिता को बहुत से अजीब अजीब से शौकन है। उनमें से एक शौकन यह भी है कि वो लोगों की आंखें जमा करता है। हमारे गोदाम में सैकड़ों आंखें जमा है। मैं इस एक आंख वाले आदमी की आंख वापस करने को तैयार हूं, पर मैं इसकी आंखों की जोड़ी की दूसरी आंख तभी तलाश कर सकता हूं जब मुझे ये अपनी एक आंख भी दे दे, ताकि मैं इसकी आंख को ले जाकर वहां पड़ी हुई सैकड़ों आंखों में से इसकी आंख से मेल खाती हुई दूसरी आंख लेकर आऊं। राजा एक बार फिर से कहने लगा, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है कि ऐसा ही करना चाहिए। राजा का इतना कहना था कि उस एक आंख वाले आदमी ने अर्जुन को उसका घोड़ा अब उसे अपनी खोई हुई आंख वापस लेने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो चुपचाप राज दरबार से चला गया। अब बारी थी उस तीसरे आदमी की, जिसने शतरंज के खेल में अर्जुन को हराया था। उसने आगे बढ़कर कहा, महाराज, मैंने अर्जुन नाम के इस आदमी को शतरंज के खेल में हराया है और शर्त के मुताबिक अब इसे समंदर का पानी निकालकर समंदर को खाली करना होगा, या फिर बदले में मुझे 1000 सोने की अशरफिया देनी होगी। तब अर्जुन ने कहा, हुजूर, मैं समंदर का पानी खाली करने को तैयार हूं, पर पहले आप इस आदमी से कहिए कि ये एक काम करे। समंदर में बहकर आने वाली नदियों का पानी ये पहले रोके। इसके बाद ही मैं समंदर को खाली कर सकूंगा, क्योंकि अगर मैंने समंदर खाली कर दिया तो बहती हुई नदियां उसे फिर से भर देंगी। इसीलिए पहला काम इसका है कि ये उन नदियों को समंदर में गिरने से रोके। इसके बाद ही समंदर को खाली किया जा सकेगा। अर्जुन की बात सुनकर राजा मुस्कुराया और एक बार फिर से कहने लगा, बिल्कुल सही, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। इस आदमी को पहले जाकर समंदर में गिरने वाली नदियों को रोकना होगा। अब तो इस तीसरे आदमी की भी बोलती बंद हो चुकी थी, जैसे किसी ने जबान पर ताला लगा दिया हो। वो सिर झुकाए चुपचाप वहां से चला गया। इसके बाद अर्जुन और नौजवान दोनों राज दरबार से बाहर निकल आए। तब नौजवान ने कहा कि भाई, मैं तुम्हें इस बस्ती के बाहर तक छोड़कर आता हूं, ताकि अब तुम्हें कोई और बेवकूफ न बना सके। इस तरह से वे दोनों घोड़ों के साथ पैदल चलने लगे। चलते चलते अर्जुन की नजर अचानक उस नौजवान की कलाई पर पड़ी, तो उसकी कलाई पर वही तिल का निशान था जो बिल्कुल चांद की तरह नजर आता था। अब अर्जुन को यह पता चल चुका था कि यह नौजवान कोई और नहीं बल्कि इसका खोया हुआ भाई है। ये देखते ही अर्जुन ने अपने भाई को गले से लगा लिया, जैसे कोई बिछड़ा हुआ साथी। अर्जुन के भाई ने उसे बताया कि वो ठग और उसकी बीवी, जिन्होंने उसे अपना गुलाम बनाया था, वे अब मर चुके हैं और तब से वो बेचारा इसी मौके में है कि कैसे इस शहर से बाहर निकल सके। इतने दिनों तक ठगों के बीच में रहकर वो इनके तौर तरीके जान गया था और जानता था कि कैसे इन ठगों से निपटा जाए। दोनों भाई ठगों की बस्ती से बाहर निकलकर दक्षिण की तरफ चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने दोनों घोड़े अच्छी कीमतों पर बेच दिए और खुशी खुशी अपने घर वापस आ गए। उनके बाप ने खुश होकर उनका स्वागत किया। बड़े बेटे के वापस मिल जाने की खुशी में उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जैसे झरना। सैकड़ों साल पुरानी बात है। एक गांव में रतन नाम का एक नौजवान रहता था। रतन स्वभाव से बड़ा ही मिलनसार और दूसरों की सहायता करने वाला था।
उसके आगे पीछे कोई नहीं था, न उसका कोई परिवार था और न ही कोई रिश्तेदार। गांव के सभी लोग रतन को बहुत ही पसंद करते थे। शक्ल सूरत से रतन बहुत ही सुंदर था। वो जिससे भी एक बार मिल लेता तो मिलने वाले पर अपना असर छोड़ देता, जैसे कोई जादू। इसके अलावा रतन में एक खूबी और थी, उसे गाने बजाने और संगीत का बहुत ही शौकी था। चाहे ढोलक हो, सितार हो या बांसुरी, हर तरह का वाद्य यंत्र बजाने में वो माहिर था। साथ ही साथ उसकी आवाज इतनी सुरीली थी कि जो भी आदमी उसका गाना एक बार सुन लेता तो मंत्रमुग्ध हो जाता, जैसे कोई जादू में खो जाए। गांव में जब भी कोई खुशी का मौका होता तो रतन को वहां पर जरूर बुलाया जाता। अपने इस हुनर के कारण रतन की जिंदगी बड़े ही आराम से गुजर रही थी। एक दिन की बात है, रतन के गांव में एक शादी का समारोह था, जिसमें राज्य की राजधानी कौशलपुर से एक व्यापारी वहां पर आया था। उस व्यापारी ने इस मौके पर अपने नगर कौशलपुर की ऐसी तारीफ की कि वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे उनके मन में कौशलपुर नगर देखने का शौक पैदा हो गया। अब रतन के मन में भी ये इच्छा जाग उठी थी कि जिस तरह से भी हो कौशलपुर नगर अवश्य देखना चाहिए, लेकिन उसके पास इतना धन नहीं था कि वो यात्रा का खर्च उठा सके। अपनी इस इच्छा को पूरी करने के लिए रतन ने गांव में बड़ी ही मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। लगभग 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद उसके पास अब 100 अशरफियां इकट्ठी हो गई थी। उसे इस बात का विश्वास हो गया कि वो अवश्य ही इस धन को लेकर राज्य की राजधानी कौशलपुर नगर की सैर कर सकता है, वहां पर कुछ समय बिता सकता है। एक दिन रतन को पता चला कि उसके गांव के कुछ व्यापारी कौशलपुर नगर की ओर जा रहे हैं। रतन ने भी अपना सामान बांधा और उन व्यापारियों के काफिले के साथ हो लिया। जब रतन कौशलपुर राज्य पहुंचा तो वहां एक सराय में ठहर गया। इसके बाद वो कौशलपुर नगर को देखने के लिए निकल पड़ा। इस बड़े नगर में ऊंचे ऊंचे मकान थे, बाजारों में रौनक थी। नगर के बीचों बीच एक बहुत ही बड़ी नदी बहती थी। रतन को कौशलपुर नगर का इलाका इतना पसंद आया कि वो दिन भर वहीं पर घूमता रहा। शाम को वो वापस अपनी सराय में आया, खा पीकर सो गया। इस तरह से रतन ने कौशलपुर नगर में काफी दिन बिताए। रतन के साथ जो व्यापारी आए थे वे अब वापस जाने लगे थे, तो उन्होंने रतन को भी अपने साथ चलने को कहा, पर रतन का मन अब कौशलपुर नगर से वापस जाने का नहीं था, इसीलिए उसने साफ मना कर दिया। व्यापारियों का काफिला वापस लौट गया। अब रतन के पास जितनी भी धनराशि थी वो सब खर्च हो चुकी थी। हालत ये हो चुकी थी कि उसके पास 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे, जैसे कोई कंगाल। जब भूखे मरने की नौबत आई तो रतन पास के ही एक मंदिर में जाकर बैठ गया। 2 दिन तक रतन इसी मंदिर में बैठा रहा। फिर मंदिर में आने वाले लोगों को उस पर तरस आ गया। उन्होंने 4 रोटी सुबह और 4 रोटी शाम उसे देना शुरू कर दिया। ईश्वर का करना ऐसा हुआ कि मंदिर में आने वाले लोगों में से एक आदमी ऐसा भी था जो एक बहुत ही अमीर व्यापारी था। एक दिन उस व्यापारी ने रतन से उसका हालचाल पूछा और कहने लगा, भाई तुम्हारा नाम क्या है? तुम किस जगह के रहने वाले हो? क्योंकि तुम्हारे रहन सहन और बोलचाल से ये मालूम होता है कि तुम कौशलपुर नगर के तो नहीं हो। तुम्हारी बात करने के तरीके और शिष्टाचार से यह पता चलता है कि तुम किसी अच्छे परिवार से हो। रतन ने जब उस व्यापारी से अपनी तारीफ सुनी तो मन ही मन वो बहुत खुश हुआ, लेकिन अपनी खुशी को छुपाते हुए वो नौकर से कहने लगा, अरे भाई, इस बारे में तो मुझे कुछ मालूम नहीं। तुम्हारे सेठ जी ने भी मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की, पर तुमने अच्छा किया जो मुझे बता दिया। देखो भाई, तुम्हें बताना मेरा फर्ज था, आगे तुम जानो और तुम्हारा काम। ये कहकर नौकर वहां से चला गया। नौकर के जाने के बाद रतन के मन में लड्डू फूटने लगे, जैसे कोई सपना सच हो गया हो। उसने सोचा कि अगर सेठ जी अपनी बेटी की शादी उससे करवा देंगे तो उसकी किस्मत ही बदल जाएगी। वो अमीरों वाली जिंदगी जिएगा और उसे कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। इस विचार के साथ रतन का मन खुशी से झूम उठा। अगले दिन सुबह सेठ मनसुख खुद रतन के पास आए और कहने लगे, रतन बेटा, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। रतन ने विनम्रता से कहा, कहिए सेठ जी। सेठ मनसुख ने कहा, देखो बेटा, मेरी एक बेटी है जो बहुत ही नेक और गुणी है। मैं उसकी शादी ऐसे लड़के से करना चाहता हूं जो ईमानदार हो और जिसे संगीत का भी ज्ञान हो। तुम्हारे बारे में मुझे पता चला है कि तुम एक अच्छे परिवार से हो
और तुम्हारी आवाज भी बहुत सुरीली है। क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? रतन ने पहले से ही मन बना रखा था। उसने तुरंत हाँ कर दी और कहा, सेठ जी, मुझे यह रिश्ता मंजूर है। सेठ मनसुख बहुत खुश हुए। उन्होंने तुरंत अपनी बेटी रूपा को बुलाया और उससे कहा कि उन्होंने उसके लिए एक अच्छा वर ढूंढ लिया है। रूपा ने जब रतन को देखा तो उसे पहली नजर में ही पसंद आ गया, जैसे चांदनी रात को कोई देखे। रूपा भी रतन से शादी करने को तैयार हो गई। कुछ ही दिनों में सेठ मनसुख ने धूमधाम से रतन और रूपा की शादी करवा दी। पूरे कौशलपुर नगर में उनकी शादी की धूम मच गई। रतन अब सेठ मनसुख का दामाद बन गया था और उसकी जिंदगी बिल्कुल बदल गई थी। वह अब अमीरों वाली जिंदगी जी रहा था। पुराने समय की बात है। एक गांव में गोनूजा नाम के अत्यंत चतुर व्यक्ति रहते थे। खेती किसानी करके ही वे अपना जीवनयापन करते थे। जाति से ब्राह्मण होने के साथ साथ उनकी बुद्धि भी तीव्र थी। पूरे गांव में उनकी चतुराई और चालाकी की चर्चा होती रहती थी। गोनूजा का एक घनिष्ठ मित्र था, थीरन मिश्रा। मिश्रा जी पेशे से पंडित थे और अपनी पंडिताई के बल पर जीवन बिता रहे थे। एक दिन गोनूजा और मिश्रा जी साथ बैठकर वार्तालाप कर रहे थे। मुस्कुराते हुए मिश्रा जी ने कहा, गोनू, इन दिनों तुम्हारी बहुत चर्चा है। तुम्हारे किस्से सुन सुनकर मैं चकित रह जाता हूं। इतनी अद्भुत बुद्धि तुम लाते कहां से हो? और यह कैसे संभव है कि हर परिस्थिति पर तुम इतनी आसानी से नियंत्रण पा लेते हो? गोनूजा ठहाका लगाते हुए बोले, मिश्रा जी, हम ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं। बुद्धि तो हमारा पैतृक गुण है। और फिर उन्होंने हंसते हुए कहा, जन्मजात चतुराई का मेल यदि सही परिस्थिति को पहचानने की कला से हो जाए तो यही तो हमारी विशेषता बन जाती है। संसार में इसे ही बमन पेंच कहते हैं। मिश्रा जी चौंक गए। कौन सा पेंच? बमन पेंच? ये क्या चीज है? गोनूजा मुस्कुराते हुए बोले, ये एक ऐसा पेंच है जो कस जाए तो आसानी से खुलता नहीं। मिश्रा जी हैरान रह गए। कमाल है, हम भी तो इसी कुल में जन्मे हैं, बरसों से ज्ञानार्जन कर रहे हैं, फिर भी इस बमन पेंच की महिमा से अनजान है। गोनूजा बोले, महिमा तो जानते होंगे, प्रयोग भी करते होंगे। बस फर्क यही है कि हम इसे धर्म और आस्था का आवरण उड़ाकर बुद्धि और चतुराई के साथ प्रयोग में लाते हैं। मिश्रा जी ने जिज्ञासु स्वर में पूछा, अच्छा, ये बताओ कि यह बमन पेंच किसी ब्राह्मण पर भी काम करता है? गोनूजा मुस्कुराए। पेंच तो हर जगह काम करता है, बस उसे कसने वाला चाहिए। मिश्रा जी बोले, तो फिर भाई मुझे भी दिखाओ कि यह किस प्रकार का पेंच है। मुझ पर अपनी यह विद्या आजमाकर देखो। गोनूजा सिर हिलाते हुए बोले, रहने दो मिश्रा जी, आपस में चतुराई नहीं आजमाई जाती, इससे संबंधों में खटास आ सकती है। मिश्रा जी हंसते हुए बोले, अरे कुछ नहीं होगा, हम मित्र हैं, हमारे बीच कोई मनमुटाव आ ही नहीं सकता। ये तो बस सीखने के उद्देश्य से कह रहा हूं। गोनूजा टालते हुए बोले, छोड़िए इस बात को, कोई और चर्चा करते हैं। मिश्रा जी अड़ गए। नहीं नहीं, ये बमन पेंच तो तुमको दिखाना ही होगा। मैं भी ब्राह्मण हूं, संभव है कि मैं इसे जानता हो पर सही तरह से प्रयोग न कर पाता हो सकता है मैं तुम्हारे इस पेंच को काट ही दूं। गोनूजा मुस्कुराते हुए बोले, देखा जाएगा, फिलहाल इस बात को यही खत्म करो और कुछ खाने के लिए मनवाओ। मिश्रा जी चहक उठे। मिठाई चलेगी? गोनूजा हंसकर बोले, चलेगी क्या, दौड़ेगी? मंगवाओ तो सही। मिश्रा जी अंदर से थाली में मिठाई भरकर ले आए और फिर दोनों ने जमकर मिठाई खाई। इसके बाद दोनों अपने अपने घर चले गए। इस बात को कई हफ्ते बीत गए। मिश्रा जी तो बिल्कुल भूल ही गए थे। श्राद्ध पक्ष चल रहा था तो समय ऐसा था कि दिन में पिंडदान कराते और गठरी बांधकर शाम तक लौटते। कमाई का समय था तो कोई और बात कहाँ याद रह जाती। मगर गोनूजा नहीं भूले थे। उन्हें मिश्रा जी को बमन पेंच दिखाने की उत्कंठा थी। उन्हें दिखाना था कि कैसे बुद्धि और अभिनय का प्रयोग करके अपना काम सफल किया जाता है। एक दिन वे मिश्रा जी से मिलने के लिए संध्या समय पहुंचे। उन्हें देखते ही मिश्रा जी चौंक पड़े। अरे आओ गुरु, बड़े दिनों बाद दर्शन हो रहे हैं। आपका तो धन वर्षा पक्ष में समय ही नहीं मिलता। गोनूजा मुस्कुराए। मैं भी इन दिनों एक जरूरी काम में फंसा पड़ा था, मरने की भी फुर्सत नहीं है। आपसे सहायता की आशा लेकर आया हूं। मिश्रा जी बोले, अरे कहो ना, और बैठो तो सही।
गोनूजा बोले, बैठूंगा नहीं, समय नहीं है, एक कार्य सौंप कर जा रहा हूं, मेरे पास हफ्ते भर जरा भी समय न रहेगा। आप तो कल से ही फुर्सत में आ जाएंगे, तो आशा है कि आप मेरा एक काम करके रखेंगे। मिश्रा जी बोले, अरे भाई, आदेश तो करो। गोनूजा बोले, ऐसा है मिश्रा जी, इन दिनों मैं एक विशेष पूजा कर रहा हूं और मुझे 1000 मिट्टी के सिक्कों की आवश्यकता है। आपके पड़ोस में कुम्हार भी है, आपकी बात को कोई टाल नहीं सकता। 500 सिक्के तो मुझे हर हाल में अगले हफ्ते चाहिए, बाकी 500 अगले 15 दिनों में। मिश्रा जी बोले, अरे भाई, यह भी कोई काम हुआ? इसके लिए इतने व्याकुल हो रहे हो? तुम्हारा काम समझो हो ही गया। कल श्राद्ध पक्ष का आखिरी दिन है, मैं तो फिर निठल्ला ही हो जाऊंगा। गोनू झा बोले, फिर मैं चलता हूं, आपको कष्ट दे रहा हूं, पर क्या करूं, किसी और पर भरोसा भी तो नहीं कर सकता। मिश्रा जी बोले, इसमें कष्ट कैसा, मित्र ही तो मित्र के काम आता है। गोनू झा बोले, अच्छा, मैं चलता हूं। इतना कहकर वे वहां से निकल गए। एक हफ्ते बाद गोनू झा अपने मित्र पलटन झा के साथ मिश्रा जी के दरवाजे पर पहुंचे। उन्होंने पुकारा, अरे मिश्रा जी, घर पर है क्या? मिश्रा जी दौड़कर बाहर आए। अरे गुरु, अंदर आओ भाई, बाहर क्यों खड़े हो? गोनू झा बोले, समय की कमी है मिश्रा जी, मैंने बताया था, मेरा काम हुआ कि नहीं? मिश्रा जी बोले, हो गया, अब भी लाता हूं। वे अंदर गए और जब बाहर आए तो उनके हाथ में एक मखमल की थैली थी। ये लो, पूरे 500 हैं, बाकी 500 जब कहो तब दे दूंगा। गोनू झा बोले, ठीक है, पर जल्दी करना, जल्दी ही आवश्यकता होगी। मिश्रा जी बोले, अरे कहो ना, जब चाहे तब। गोनू झा मुस्कुराए, धन्यवाद, आओ पलटन भाई, चलते हैं। रास्ते में पलटन झा ने पूछा, अरे ये क्या मामला है? गोनू झा बोले, कुछ नहीं, मिश्रा जी ने 1000 रुपए उधार लिए थे, जरूरी काम था, मेरे पास थे तो मैंने दे दिए। आज तुम्हारे सामने 500 वापस कर दिए, बाकी फिर दे देंगे। 15 दिन बाद इस बीच बारिश हो गई। एक दिन राह चलते मिश्रा जी ने गोनू झा को चौपाल पर लोगों के साथ हंसी ठिठोली करते देखा। मिश्रा जी बोले, गुरु भाई, कहाँ रहते हो भले मानस, कभी तो दर्शन दिया करो। गोनू झा बोले, मिश्रा जी, बताया तो था कि व्यस्त हूं, आजकल मैं आने ही वाला था वो 500 लेने, सोचा था व्यवस्था हो गई होगी। मिश्रा जी बोले, व्यवस्था तो हो गई थी, पर बारिश ने सब गुड़गोबर कर दिया, सब भीग गए, अब 2-4 दिन और लगेंगे। गोनू झा बोले, मिश्रा जी, मुझे तो बहुत आवश्यकता है। मिश्रा जी बोले, अरे तो 4 दिन ठहरो, मरे जा रहे हो? गोनू झा बोले, ठीक है, 4 दिन और सही। मिश्रा जी चले गए और गोनू झा वहां चुपचाप बैठे मुस्कुराते रहे। चौपाल में बैठे हुए एक बुजुर्ग ने पूछा, क्या बात है गुरु झा, कुछ समस्या है क्या? गोनू झा बोले, काका, पैसे का लेन देन कभी मित्रता में न करें। मिश्रा जी ने रुपए 1000 लिए थे, मैंने भी सोचा मित्र है, सहायता कर दूं। रुपए 500 तो पलटन जाकर उनके सामने दे आए थे, लेकिन बाकी देने का नाम ही नहीं ले रहे, बस टाल मटोल करते रहते हैं। अभी भी तुम सबके सामने कहकर गए हैं कि 4 दिन में दे देंगे, देखता हूं 4 दिन और। मित्र हैं, ज्यादा कह भी नहीं सकते। काका बोले, यही तो है उधार, प्रेम की कहची है, मित्र को दो तो मित्रता कटे, भाई को दो तो रिश्ता कटे, अब क्या करें, और लोगों की सहायता करना भी तो धर्म है ना। इतना कहकर गोनू झा चौपाल से उठकर चले गए। पीछे लोगों में कई तरह की बातें होने लगी। कोई बोला, मिश्रा जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, यह तो मित्रता का नाजायज लाभ है। तो कोई दूसरा बोला, अरे गोनू झा भी कौन सा कम है, कहीं से कमाकर लाकर दिए होंगे, यही तो ठगी का पैसा है, ऐसे ही लूट का या चोरी का मार चोरी में ही जाता है। 7 दिन बाद एक दिन सुबह मिश्रा जी अपने द्वार पर बैठे थे कि जोरावर ने आकर कहा, पंडित जी, चौपाल पर पंचायत है, आपको बुलाया गया है। मिश्रा जी चौंके, पंचायत? कैसी पंचायत, किस बात की पंचायत? जोरावर बोला, जाकर देखिएगा, सब खुल जाएगा। इतना कहकर वह चला गया। मिश्रा जी असमंजस में पड़ गए, धोती कुर्ता पहनकर चौपाल की ओर चल पड़े। वहां पहुंचे तो देखा कि सारा गांव उपस्थित था। गोनू झा भी बैठे थे और पंच परमेश्वर भी। आइए मिश्रा जी, पंचों में से एक ने कहा। ये क्या मिश्रा जी, मित्रता में ऐसा करना आपको शोभा नहीं देता, आप तो गांव के गणमान्य व्यक्ति हैं, अगर आप भी ऐसा करोगे
तो बाकी सब पर क्या असर पड़ेगा? मिश्रा जी घबरा गए। क्या हुआ, क्या हुआ? पंच बोले। गोनू झा ने आप पर आरोप लगाया है कि आप उनके रुपये 500 के देनदार हैं, जिन्हें आप टाल मटोल कर रहे हैं। गवाह भी मौजूद है, पलटन झा। उनका कहना है कि आपने अपने हाथों से गोनू झा को रुपये 500 दिए थे और शेष रुपये 500 के लिए बाद में कहा था। मिश्रा जी हड़बड़ा गए। मगर गुरु झा, ये सब क्या है भाई? गोनू झा बोले। अब क्या करूं मिश्रा जी, मित्रता के नाते ज्यादा कुछ नहीं कह सकता था, पर आप थे कि रोज बहकाते रहे। मिश्रा जी झल्लाकर बोले। पर वो तो मिट्टी के 1000 सिक्कों की बात हुई थी। गोनू झा बोले। मिट्टी के सिक्के? क्या कह रहे हैं? मिट्टी के सिक्के क्या होते हैं, और होते भी हो तो मैं उनका क्या करूंगा? पंचों की ओर देखते हुए बोले। देखो पंचों, अब मिश्रा जी क्या नया घोल खिला रहे हैं। तभी वहां पर बैठे वृद्ध काका ने कहा, मिश्रा जी, हफ्ते भर पहले इसी चौपाल पर हम 10 लोगों के सामने आपने गुरु झा को 4 दिन में रुपये 500 लौटाने का वचन दिया था। ये सब लोग कोई छोटे बच्चे नहीं हैं जो भूल जाएंगे। मिश्रा जी, यह अन्याय मत कीजिए। आप तो पूजा पाठ करने वाले सात्विक और धार्मिक ब्राह्मण हैं। पंचायत आपको आदेश देती है कि आज शाम तक गोनू झा के पैसे चुका दीजिए, नहीं तो आपको आर्थिक दंड देना होगा। पंचायत का फैसला सर्वमान्य होता है। मिश्रा जी ने कड़ी नजरों से गोनू झा को घूरा। वह समझ गए कि गोनू झा ने उनके साथ चालाकी से खेल खेला था। वह बोले, अरे पैसों की जरूरत थी तो मांग लेता, मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचाने की क्या जरूरत थी? उन्होंने 15 मिनट की मोहल्लत मांगी और घर से रुपये 500 लाकर गोनू झा के हाथ में गिनकर रख दिए। गांव भर में इस पक्की मित्रता के टूट जाने की चर्चा होने लगी। कुछ लोग दुखी थे तो कुछ लोग इस पर प्रसन्न भी थे। मिश्रा जी के पास दोनों तरह के लोग आते और गोनू झा का जिक्र छेड़ देते। मिश्रा जी अब गोनू झा को एहसान फरामोश, लुटेरा और न जाने कितने विशेषणों से नवाजने लगे। कुछ समय बाद फिर से पंचायत बैठी और मिश्रा जी को बुलाया गया। गोनू झा ने पंचों के सामने हाथ जोड़कर कहा, परम आदरणीय पंच परमेश्वर, मेरे परम मित्र मिश्रा जी एक दिन जिज्ञासु हो उठे थे। उन्होंने पूछा था कि यह भवन पेज क्या होता है और इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। ये सच है कि मैंने इनसे 1000 मिट्टी के सिक्के मांगे थे। पलटन झा के सामने इन्होंने 500 मिट्टी के सिक्के मुझे लौटा भी दिए थे। गोनू झा आगे बोले, मैं इन्हें भवन पेज का प्रयोग करके दिखा रहा था। मैंने पहले ही चेताया था कि इससे हमारी मित्रता खतरे में बढ़ सकती है, और वही हुआ। अब मैं पंचायत के सामने अपने मित्र से क्षमा मांगता हूँ और इनके रुपये 500 वापस करता हूँ। यदि मिश्रा जी मुझसे कोई और दंड चाहते हैं तो मैं उसे भी स्वीकार करने को तैयार हूँ। मिश्रा जी हक्के बक्के रह गए। गोनू झा ने जो किया वह उनके लिए अविश्वसनीय था। पंचों की ओर देखते हुए गोनू झा बोले, मिश्रा जी, यह तो भवन पेज का एक नमूना था। अब पंचायत के सामने सब कुछ स्पष्ट हो चुका था। मिश्रा जी तनकर बोले, इसमें राय की क्या बात है? मुझे भवन पेज देखना था, सो मैंने देख लिया। पंचों को 2 बार कष्ट हुआ, इसके लिए हम दोनों मित्र क्षमा प्रार्थी हैं। और गोनू झा, तुम्हारी पीठ ठोक दो। गोनू झा हंसकर बोले, मिश्रा जी, कुछ सीखा भी या बस देखा ही देखा? मिश्रा जी ने पूछा, क्या सीखना था भला? गोनू झा मुस्कुराकर बोले, भैया, सही समय पर झूठ बोलना और उसके सही साक्षी पैदा करना, यही तो भवन पेज है। पर मित्रता पर इसे आजमाने की जरूरत नहीं। मिश्रा जी ठहाका मारकर हंसे और बोले, तो इसी बात पर मिठाई हो जाए। दोनों मित्र हंसते हुए फिर से एक दूसरे के गले लग गए। टीकमपुर गांव में रहने वाला टिल्लू एक अनाथ बच्चा था। 6 साल के टिल्लू की मां उसके पैदा होते ही चल बसी, और जब वह महज 3 साल का था तब एक अनजान बीमारी ने उसके पिता को भी छीन लिया। टिल्लू अपने गरिमा के साथ जीने की कोशिश करता था। उसके माता पिता ने बड़े प्यार से उसका नाम केशव रखा था, मगर गांव में हर कोई उसे टिल्लू कहकर बुलाता था। टिल्लू दिन भर गांव में यूं ही आवारा घूमता फिरता। मन तो उसका भी पाठशाला जाने का करता था, मगर मामा की कमाई इतनी नहीं थी कि उसे गांव की पाठशाला में दाखिल करा पाते। गांव के बाकी बच्चे पढ़ने जाते थे, मगर टिल्लू के लिए यह सपना ही था। सबसे बड़ी तकलीफ तो यह थी कि गांव के बच्चे उसके साथ खेलते भी नहीं थे। वजह, पूरा गांव उसे मनहूस मानता था।
मासूम टिल्लू को कई बार यह सुनना पड़ता कि उसके पैदा होते ही उसकी माँ चल बसी और फिर कुछ ही सालों में पिता भी चल बसे। लोग फुसफुसाते, यह तो मनहूस है। टिल्लू का मामा गांव में मजदूरी करता था। उनका झोपड़ी नुमा घर गांव के मुखिया के घर के पास ही था। मामा मुखिया के खेतों में काम करता और जैसे तैसे अपना गुजारा करता था। टिल्लू का भी दिल करता था कि वह बच्चों के साथ खेले, स्कूल जाए, लेकिन उसकी किस्मत शायद और ही कुछ लिखी थी। वह पूरा दिन गांव की गलियों की धूल फांकता और फिर शाम को घर लौट आता। गांव के बाकी लोगों की तरह मुखिया भी उसे मनहूस मानता था। टिल्लू की शक्ल भी उसे फूटी आंख नहीं सुहाती थी। एक दिन यूं ही इधर उधर भटकते हुए टिल्लू गांव के बाहर वाली सड़क तक जा पहुंचा। उसकी नजर एक छोटे से कुत्ते के पिल्ले पर पड़ी। वह प्यारा सा पिल्ला भी अनाथ सा ही लग रहा था, जैसे भटकते हुए इधर आ गया हो। पिल्ले को देखकर टिल्लू के चेहरे पर पहली बार एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसे लगा जैसे उसे खेलने के लिए कोई दोस्त मिल गया हो। उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाई, शायद कहीं इसकी मां हो, मगर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। टिल्लू उस पिल्ले को उठाकर गांव के अंदर ले आया और अपने घर ले गया। लेकिन उसकी मामी ने गुस्से में डांट दिया और कहा, हमारे पास तो अपने खाने का ठिकाना नहीं है, इस कुत्ते के पिल्ले को कहां से खिलाएंगे। यह सुनकर मासूम टिल्लू का दिल टूट गया, पर उसने हार नहीं मानी। उसने पिल्ले को घर के पास ही एक कोने में रख लिया। कुछ पत्थर जोड़कर एक छोटा सा आशियाना बना दिया और वहीं उसे रखने लगा। टिल्लू अपने खाने में से थोड़ा सा बचाकर पिल्ले के लिए ले जाता और उसे खिला देता। मगर मुखिया का घर भी पास ही था और यह बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई। टिल्लू हर रात उठकर पिल्ले को देखने जरूर जाता। उसे न जाने क्यों पिल्ले की इतनी चिंता थी, लेकिन एक और समस्या थी। पिल्ले को रात में भौंकने की आदत थी, जिससे मुखिया की नींद में खलल पड़ने लगा। मुखिया को गुस्सा आ गया। उसने टिल्लू के मामा से कहा, इस पिल्ले को कहीं दूर छोड़ आओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ये रात भर नींद हराम करता है। लेकिन टिल्लू ने ऐसा नहीं होने दिया। मुखिया के मन में अब पिल्ले को सबक सिखाने का इरादा पक्का हो गया। एक रात जब पिल्ला फिर से भौंकने लगा तो मुखिया डंडा लेकर बाहर निकले। बड़बड़ाते हुए बोले, आज तो इसे नहीं छोड़ूंगा, रोज की नींद हराम कर रखी है। लेकिन जैसे ही वे पहुंचे, पिल्ला अंधेरे में कहीं गायब हो गया, मानो उसे भांप लिया हो कि खतरा करीब है। टिल्लू ये सब देख रहा था और अब उसे पिल्ले की चिंता और भी बढ़ गई। कई दिन ऐसे ही बीत गए। कभी पिल्ला रात भर चौंकता, कभी शांत रहता, लेकिन मुखिया की नींद अब रोज खराब होने लगी थी। और फिर एक रात पिल्ले ने हद कर दी। वह लगातार भौंकता ही जा रहा था। मुखिया की नींद खुली और वह गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने घर में रखी अपनी तलवार उठाई, दूसरी हाथ में मशाल ली और बड़बड़ाते हुए बाहर निकले। आज इस पिल्ले का खेल खत्म कर दूंगा। उधर टिल्लू उठकर पिल्ले की तरफ चल पड़ा, क्योंकि वह रोज रात को उसे देखने जाता था। पिल्ले का भौंकना बिना रुके जारी था। जब मुखिया जी मशाल और तलवार लेकर उस ओर बढ़े तो वे चौंक गए। एक भयंकर शक्ल वाला आदमी खड़ा था, जो किसी चोर या डकैत जैसा लग रहा था। पिल्ले ने उसकी धोती पकड़ रखी थी और लगातार भौंक रहा था। मुखिया जी समझ गए कि यह जरूर कोई चोर या लुटेरा है, जो गांव में सेंध लगाने आया है। वह झट से तलवार संभालते हुए उसकी ओर लपके। पास ही छिपकर बैठा टिल्लू यह सब देख रहा था। जैसे ही मुखिया चोर की ओर बढ़े, अंधेरे में उनका पैर एक बड़े पत्थर से टकरा गया और वे धड़ाम से नीचे गिर पड़े। तलवार भी उनके हाथ से छिटक कर दूर जा गिरी। चोर को जैसे ही मौका मिला, उसने पिल्ले को जोर से लात मारी और खुद को छुड़ाकर मुखिया पर झपटा। तभी टिल्लू ने तेजी से तलवार उठाई और जोर से चिल्लाते हुए मुखिया की ओर उछाल दी। मुखिया ने बिजली की तेजी से तलवार लपकी और फुर्ती से चोर पर काबू पा लिया। इतने में टिल्लू ने पूरे गांव को जगाकर शोर मचा दिया। गांव वाले इकट्ठा हो गए और अब सबको समझ आया कि यह पिल्ला हर रात क्यों भौंकता था। चोर कई दिनों से गांव की टोह ले रहा था। गुस्साए ग्रामीणों ने चोर की जमकर धुनाई की और फिर उसे कोतवाली भिजवा दिया। इस घटना के बाद पूरा गांव टिल्लू और उसके पिल्ले की बहादुरी से बहुत खुश हुआ। सभी ने मिलकर टिल्लू का दाखिला पाठशाला में करवा दिया। पिल्ला भी उसी गांव में आराम से रहने लगा। अब टिल्लू और उसके पिल्ले की जोड़ी पूरे गांव में मशहूर हो गई थी।
वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।